आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़कर ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आखिरी लोकल भी छूट ही जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रहे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ ही गया। रोज जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर हांफते हांफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर रोज जाकर रोज वाली अपनी सीट पर कोने में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर बरसात हो रहे थे। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें और उसकी रूह को काफी सुकून दे रहे थे। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमाकर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट डब्बा खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज्यादातर लोग जल्दी ही निकल गए होंगे, इसीलिए डब्बा खाली है। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल, इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें बंद की और सोने चला गया। ट्रेन में ही सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा फिर से पूरा का पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ गई कहाँ। यही सोचते सोचते जब उसने नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने दिखा। तो उसने देखा कि दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डिब्बा भरा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वो बोल पड़ा, 20 साल से इसी डिब्बे में जाता हूँ। रात 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या कोई परिंदा भी इस डिब्बे में पर नहीं मारता। कहते हैं भूतिया डिब्बा है। तुषार को ये बात बहुत ही बेतुकी सी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात में इसी डिब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ये ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया, साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं भी सो ही गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वो बड़ा ही लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी अपना पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा
और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका भयानक चेहरा देखा। टूटा हुआ, अधकुचला, उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूं। मेरी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उस आदमी ने पकड़कर मुझे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहां था ही नहीं। मैं कुछ कहूं या करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, मैं यहाँ हूँ गेट के पास। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं 2 मिनट के लिए वहां से हिल नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी मेरे कानों में पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। उस आदमी ने आगे हाथ बढ़ाया। मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये मुझे उस दिन समझ आया। मैं एक छलांग से सीट से उठकर सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी कि उसी वक्त मेरा स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नज़ारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई देने लगी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपना हाथ झटक कर कहा, नहीं नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, बस तुम दूर रहो। वो आदमी जो अभी एकदम ठीक था वो अचानक से बोला, आज तो नहीं बच पाएगा, आज तेरा खेल खत्म। इतना कहकर वो आदमी एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ गया
और उसने दोबारा से नीचे छलांग लगा दी। मैं इस बार भी भौचक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार वो आदमी मुझे क्यों दिख रहा है और बार बार ट्रेन से नीचे कूदने के बाद वो वापस कैसे आ जाता है। मगर तभी पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ पांव जैसे मेरे वश में नहीं हो। मैं एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। दरवाजे के छोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर पर से वश पूरी तरह से छूट गया था। मैं अपने आप के कंट्रोल में नहीं था और तभी एकदम से मैंने नीचे छलांग लगा दी। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। उस आदमी ने अपनी कहानी खत्म कर दी। आप बीती खत्म होने के बाद तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियाँ आप बड़े अच्छा सुनाते हैं। वैसे ये 4 दिन पहले की बात है ना? अगर आपने ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आप तो जिंदा ही नहीं होते, ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। तो फिर उस आदमी ने बीड़ी फेंकते हुए तुषार की ओर देखा और कहा, किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? ये सुनकर तुषार को दोबारा से हंसी आ गई। उस आदमी ने भी मुस्कुरा दिया। वो आदमी अपनी सीट पर से उठकर वहां से दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसके जैकेट के पॉकेट में से अखबार का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तुषार ने उस टुकड़े को उठाया और उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उस आदमी ने एकदम से ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। तुषार ये देखकर सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो वहीं पर जैसे जम सा गया। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में उस अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो उसमें उसने देखा कि वो अखबार 4 दिन पहले का है। उसमें आर्टिकल छपा था, एक इंसान ने ट्रेन से कूद कर की आत्महत्या, और उस इंसान की तस्वीर भी छपी हुई थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो अभी तुषार को कहानी सुना रहा था और जिसने अभी अभी ट्रेन से छलांग लगाई। तुषार की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने जो सब कुछ कहा वो सब सच था। मगर इतने में ही तुषार का स्टेशन आ गया। तुषार जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और ओवर ब्रिज पर चढ़ते चढ़ते उसने वापस से ट्रेन की ओर देखा तो पाया कि वही शख्स जो कुछ देर पहले ट्रेन से नीचे कूदा था वही ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा तुषार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। इसके बाद तुषार भागते भागते तुरंत अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद से उसने उस ट्रेन में कभी भी पैर नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। लोकल ट्रेन के डेली पैसेंजर है कमल। रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़कर 9 बजे उतरकर गैरेज से अपना साइकिल लेकर 45 मिनट के बाद अपने घर पहुंचता है। तूफान हो या आंधी, जो भी हो, यही कमल का डेली रूटीन है। अगर किसी दिन ट्रेन का टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हुआ तो उस दिन रात को उसे स्टेशन पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि देर रात को अकेले घर लौटना बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। ऐसे ही एक दिन ट्रेन हड़ताल के कारण रेलवे टाइम टेबल में कुछ बदलाव हुआ। ढेर सारे ट्रेन इधर उधर फंसे हुए थे। अपना घर लौटने के लिए कमल ट्रेन पर बैठा हुआ था। उसके तरह ही ढेर सारे पैसेंजर फंसे हुए थे। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तब रात बहुत हो चुकी थी। सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर अपने अपनी मंजिल को रवाना हो गए।
फंसे हुए ट्रेन पर बैठते वक्त कमल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गेम खेलकर चार्ज ख़त्म कर दिया था। गेम का नशा उसे इतना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया। फ़ोन बंद है। ठंड की रात को वो अपने गांव जाने के लिए कोई साथी भी उसे नहीं दिख रहा है। कमल इस सोच में पड़ गया कि घर लौटूं या स्टेशन पर ही रात गुजार दूं। फिलहाल कमल दुविधा में है। कुछ देर सोचने के बाद कमल ने फैसला लिया कि वो घर नहीं लौटेगा, रात को स्टेशन पर ही सो जाएगा। लेकिन घर पर फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि आज वो घर नहीं लौटेगा। रेल रोको हड़ताल के कारण स्टेशन में फंसा हुआ है। कल सुबह घर लौटेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कमल का तो फ़ोन ही बंद है। अचानक उसे नज़र आया स्टेशन के दूसरी तरफ पर एक आदमी शायद ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कमल तुरंत पटरी पर उतरकर सीधा उनके पास गया और बोला, सर क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? दरअसल मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो हम उनको सहारा देने के लिए खड़े होते हैं। उस पैसेंजर ने कहा, ठीक है, आप मेरे फ़ोन से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कमल को याद आया कि उसे घर का तो नंबर ही याद नहीं, फ़ोन करेगा कैसे। वापस फ़ोन उनको देते हुए कमल ने कहा, आपका शुक्रिया, वो क्या है कि मुझे नंबर याद नहीं है घर का, इसलिए इस फ़ोन से तो बात नहीं हो पाएगी। स्टेशन पर खड़े होकर कमल इधर उधर देखने लगा। अगर कोई दुकान खुली हो तो वो अपने फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लेगा, कम से कम थोड़ा ही चार्ज से तो काम चल ही जाएगा। लेकिन इतनी रात को उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी चाय की स्टॉल तक भी खुली हुई नहीं थी। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब सारे के सारे मुसीबत एक साथ ही आ जाते हैं। ठंड की रात, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। लास्ट ट्रेन ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए आगे निकल गई। अचानक से तेज़ी से हवा बहने लगी और वो हवा कमल के सर के ऊपर से निकल गई। कमल अपना मुंह रुमाल से पोंछते हुए इधर उधर देखने लगा। उतने में ही दूर से कमल को किसी ने नाम लेकर बुलाया, कमल, कमल, आ जाओ मेरे साथ, हम घर लौट रहे हैं। तुम्हें जाना है ना, तो जल्दी आओ, हम लोग इधर ही वेट कर रहे हैं, बहुत रात हो गई, जल्दी आओ। कमल ने तुरंत ही जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं गैरेज से अपना साइकिल लेकर आता हूँ। तुरंत साइकिल लेने चला गया कमल। जो अजनबी कमल को बुला रहा था, उस अजनबी की आवाज़ कमल को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। शायद कोई दोस्त ही होगा या कोई उसके जैसा ही डेली पैसेंजर। ज़्यादा कोहरा होने की वजह से उस अजनबी का चेहरा नहीं देख पा रहा था कमल। तुरंत कमल अपना साइकिल गैरेज से लेकर उस अजनबी के साथ निकल पड़ा। कमल अपने बैग में हरदम एक टॉर्च लाइट रखता था। इस तरह से ज़रूरत के कारण टॉर्च लाइट हमेशा साथ रखने पर उसे काफ़ी ही सुविधा होती थी। तुरंत अपने बैग से टॉर्च लाइट निकाला और चलाते हुए उस अजनबी के पीछे पीछे साइकिल चलाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। दोनों आगे बढ़ रहे थे। सामने जो अजनबी साइकिल चला रहा था वो बहुत ही तेज़ी से साइकिल चला रहा था। उस अजनबी को कमल ने बोला, अरे भाई ज़रा धीरे चलाओ यार, मैं तुम्हारे जैसे नहीं चला पा रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही चलाते रहोगे तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है, बस नाम याद नहीं आ रहा। कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उस अजनबी ने कहा, भाई मेरा नाम बाद में सुन लेना, अभी जल्दी अपने घर जाने के लिए सोचो और साइकिल चलाओ, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। इतना ही कहकर अजनबी फिर से तेज़ी से साइकिल चलाने लगा। उसकी साइकिल की स्पीड कम नहीं हो रही थी।
और कमल इतना दम नहीं ला पा रहा था कि वो उसके बराबर में जा सके। कमल भी उसकी तरह साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों इस तरह से साइकिल चलाते हुए देखकर रास्ते में कुत्ते बिल्ली काफ़ी भौंका करते थे और इन सबको भौंकते हुए सुनकर कमल डरने लगा। अजनबी की अजीब सी आवाज़ सुनकर कमल सोचने लगा कि शायद ठंड की वजह से इसका गला खराब होगा, इसलिए इस तरह की आवाज़ है। अचानक कमल के हाथ से टॉर्च लाइट नीचे गिर गई और लाइट बंद हो गई। कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई ज़रा रुको, मेरा लाइट नीचे गिर गया यार, मैं उसे उठाकर जलाता हूँ, रुको फिर चलेंगे। अजनबी ने उसकी बात तो सुनी। थोड़ी देर पर वो साइकिल को रोका। कमल टॉर्च लाइट उठाकर जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जली ही नहीं, शायद उसका बल्ब कट गया था। तभी कमल ने कहा, भाई मेरा तो टॉर्च ही बंद हो गया यार, अब इस अंधेरे में घर कैसे जाएंगे। तभी वो अजनबी ने दूर से ही धीमी सी लाइट चालू की। इस पर कमल ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास तो लाइट है यार, अब कोई परेशानी नहीं होगी, चलो चलो अब घर लौटते हैं। फिर उन दोनों ने अपने घर के लिए रवाना होना ही सही समझा। उस अजनबी ने वैसे ही तेजी से साइकिल चलाना जारी रखा। इस बार उसे कुछ नहीं कहा। कमल ने जो होगा देखा जाएगा। अचानक कमल के नाक में एक अजीब सी बदबू आने लगी। कमल ने सोचा शायद इस अजनबी ने मछली खरीदा है, वही मछली सड़ गई है, क्योंकि वो उसी की बदबू थी। साइकिल चलाकर थका हुआ कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई अब जरा धीरे चलाओ यार, तुम में इतनी ताकत है लेकिन मेरे में नहीं है यार, मेरा दम घुट रहा है। उतने में ही कुछ देर बाद कमल और थोड़ी सी तेज साइकिल चलाकर उस अजनबी के बराबर में पहुंच गया। रात के अंधेरे में उस अजनबी की ओर देखा तो कमल भौचक्का रह गया, क्योंकि उस अजनबी के चेहरे से जैसे एक अजीब सी आग सी निकल रहे थे। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के चेहरे से आग कैसे निकल सकती है। तभी उस अजनबी ने कमल की ओर देखा और एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसके मुंह के अंदर से आग की एक ज्वाला सी निकली। कमल डर के मारे साइकिल पर से वहीं नीचे ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उसने जैसे अपना होश ही खो दिया। फिर जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमल वहीं रास्ते के किनारे पड़ा था। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। कमल ने उठकर उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन लोगों ने बताया कि दरअसल 2-3 लोगों के साथ पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। पता नहीं वो शख्स कौन है, मगर वो जो भी है इंसान तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।